हेलो बच्चों, कैसे चल रही पढ़ाई? तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपने रिवाइज़ की होंगी और आप लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होगे। तो भाई अगर नहीं बढ़ रहे हो तो भाई समझ लो पूरे खुद ही गोल हो जाओगे। ठीक है, पढ़ते रहो सीरियस होके। टाइम वैसे भी कम बचा है, खासतौर पर वो बच्चे जिनका इसी साल एग्ज़ाम है ना 3 में, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई, अब टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में इसके हम जो चैप्टर 1 है 12th क्लास का अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसे ख़त्म भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है। एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी के बारे में हम पढ़ेंगे और एपोमिक्सिस और पोली एम्ब्रियोनी के बारे में जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो क्या है समझते हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है इसको देखो। एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सीड का फॉर्मेशन होता है बेटा। किसका फॉर्मेशन होता है भाई? सीड का। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड, हाँ तो सर इसमें क्या बात है, फॉर्मेशन तो होता ही है सीड का, हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। नहीं नहीं, यहां एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भाई कि ये फॉर्मेशन ऑफ सीड बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। ये फॉर्मेशन सीड का हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म सीड। लेकिन यहां पर प्लांट का जेनेटिक कंपोजिशन कुछ इस तरीके का है कि ओव्यूल पड़े पड़े बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या बना देता है? सीड बना देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड तो हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा बेटा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो सर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी सीड बन रहा है, तो क्या इसका मतलब वेरिएशन भी नहीं आता होगा? तो आप बताओ बेटा, वेरिएशन आता होगा क्या? बिल्कुल नहीं आता होगा, तो वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है, गारंटी ये है कि सीड तो बनेगा। अब जैसे आपने कई सारे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे कुकुरबिट्स की फैमिली है ना, खीरा ककड़ी ये सब देखा होगा है ना, वाटरमेलन, मस्क मेलन है ना, खरबूज, उसमें तुमने देखा इतने सारे सीड्स होते हैं बेटा। सारे सीड हैं वो, लेकिन सारे सीड फर्टिलाइज्ड थोड़ी ना है। नॉट ऑल ऑफ देम आर फर्टिलाइज्ड। ओके, तो अगर सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा होगा तो हम उसे नाम देंगे एपोमिक्सिस। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो ये एपोमिक्सिस है। और एपोमिक्सिस में देखो सीड बन रहा है। अब सीड बनने का मतलब नॉर्मली तो सर सीड तब बनता है जब सीड तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट नॉर्मली होता है, लेकिन यहां बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं? तो इसीलिए हम बोलते हैं एपोमिक्सिस के बारे में कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक क्या मिमिक कर रहा है बेटा? किसकी नकल कर रहा है? दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन बताएगा? कौन बताओ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीड का बनना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। सीड का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड। तो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फिर भी सीड बन रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट मिमिक नकल करता है। किसकी नकल करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल करता है। आ रही बात समझ में? तो वेरिएशन नहीं आएगा, सीड फिर भी बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब पोली एम्ब्रियोनी क्या चीज है? तो पोली एम्ब्रियोनी देखो नाम से समझ में आता है। पोली का मतलब होता है मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो के बारे में बात हो रही है। तो अगर इफ वन सीड, अगर कोई एक सीड, किसी एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हों, नॉर्मली क्या होता है बेटा, एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हों तो हम ऐसे प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इफ वन सीड कंटेन मेनी एम्ब्रियोज, अगर एक सीड के अंदर काफी सारे एम्ब्रियोज हो तो हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं
पोली एम्ब्रियोनी। और इस तरीके की पोली एम्ब्रियोनी जो है ये अलग अलग टाइप की होती है बेटा, सुनना ध्यान से। तो दीज पोली एम्ब्रियोनी आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो मेन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रू पोली एम्ब्रियोनी। तो ट्रू पोली एम्ब्रियोनी कब बोलेंगे? ट्रू पोली एम्ब्रियोनी तब बोलेंगे जब एम्ब्रियो तो एक से ज्यादा बना है, लेकिन उस एक से ज्यादा एम्ब्रियो को बनाने के लिए एम्ब्रियो सैक भी एक से ज्यादा बने हो, ठीक है। तो यहां पर जो मल्टीपल एम्ब्रियोज हैं अराइज फ्रॉम मल्टीपल एम्ब्रियोज अराइज फ्रॉम मल्टीपल एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक भी एक से ज्यादा बने थे, तब तो हम इसे बोलेंगे ट्रू पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे वाले की हम बात करें तो दूसरा वाला होता है फॉल्स पोली एम्ब्रियोनी। फॉल्स पोली एम्ब्रियोनी कैसा होता है? जहां पे मल्टीपल एम्ब्रियोज तो बनते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज तो बनते हैं बेटा, लेकिन कहां से बनते हैं? अराइज फ्रॉम वन एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक से बनते हैं। अब किसी भी चीज से बन सकते हैं, सिनर्जिड से बन सकते हैं, एंटीपोडल से बन सकते हैं, किसी भी चीज से बन सकते हैं, लेकिन मल्टीपल एम्ब्रियो अगर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर बन रहा है तो हम उसे बोलते हैं फॉल्स, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी एक टाइप होता है बेटा पोली एम्ब्रियोनी का, इनके अलावा एक टाइप होता है विच इज कॉल्ड एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। क्या होता है बेटा? एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। देखो अब एडवेंटिव वर्ड हम कहां यूज करते हैं? एडवेंटिव हम वर्ड वहां यूज करते हैं जहां किसी का ओरिजिन उसके एक्चुअल साइट के अलावा किसी दूसरी जगह से हो रहा हो, एक्चुअल साइट के अलावा किसी दूसरी जगह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमें पता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर बनना चाहिए, लेकिन अगर एम्ब्रियो सैक के बाहर से कहीं से बनने लग जाए, जैसे कि बाहर से कहां से बनेगा? बाहर से बनेगा इंटेग्यूमेंट से, कि इंटेग्यूमेंट के कुछ सेल्स जो है उनको लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, इंटेग्यूमेंट वाली आम जिंदगी नहीं जीनी, हमको भी एम्ब्रियो बनना है, और उन्होंने प्रोलिफरेट होकर एम्ब्रियो बना दिया हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्लांट्स के अंदर भी तो हार्मोन्स है ना, तो उनके इफेक्ट्स की वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर इंटेग्यूमेंट अपने आप पड़े पड़े डेवलप हो जाए और बना दे एम्ब्रियो के, आज से हम भी एम्ब्रियो बनाएंगे, समझ रहे हो? तो वो किस में आ जाएगा बेटा? दैट विल बी काउंटेड एज एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। या चलो न्यूसेलस, वैसे तो देखो न्यूसेलस सबका है ना, न्यूसेलस जो है वो सबको बनाने का काम यही करता है। इसी न्यूसेलस से मेगास्पोर मदर सेल भी बना था, उसी मेगास्पोर मदर सेल से फिर मेगास्पोर बना, फिर एम्ब्रियो सैक बना। लेकिन ये सब प्रोसेस किए बिना अगर ये डिप्लॉइड न्यूसेलस या डिप्लॉइड इंटेग्यूमेंट अपने आप पड़े पड़े एम्ब्रियो बना दे, तो ऐसे पोली एम्ब्रियोनी को हम नाम देते हैं एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। और इसके अंदर बहुत शानदार दो एग्जांपल्स है बेटा। एक तो हमारे पास सिट्रस आ जाएगा, सिट्रस, और सिट्रस के अलावा हमारे पास मैंगो आ जाएगा, ठीक है। तो सिट्रस और मैंगो के जो फ्रूट्स हैं उनके सीड के अंदर हमें कई बार मल्टीपल एम्ब्रियोज दिखते हैं, और वो मल्टीपल एम्ब्रियोज जो है वो एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो दिस इज योर एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलो ये कंसेप्ट्स तो चलो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन इस एपोमिक्सिस का क्या फायदा क्या है एग्रीकल्चर में और हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि देश भर में, दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे एपोमिक्टिक जीन्स को, यानी कि जो जीन्स एपोमिक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन एपोमिक्टिक जीन्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सीड इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई करना, लेकर आना, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाना, ये सब बहुत आजकल चल रहा है। तो भाई लोगों की क्या रुचि है एपोमिक्टिक सीड्स बनाने में, हमें ये समझना होगा। वाई आर पीपल, वाई आर साइंटिस्ट, वाई आर एग्रीकल्चरिस्ट इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, इसके फेवर में क्यों है, इसको समझना होगा। देखो हाइब्रिड सीड हम बनाते बेटा बड़ी मेहनत से बनाते हैं ना। हमने दो प्लांट ले लिया, मान लो एक प्लांट है उसका फर्टिलिटी अच्छा है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वो बहुत सारे फल बनाता है, लेकिन उनके फलों का टेस्ट अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। दूसरा है जो फल कम बनाता है, लेकिन उसके फलों का नरिशमेंट अच्छा है, न्यूट्रिएंट बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है।
तो हम बड़ी मेहनत से बहुत बार इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा के फाइनली एक ऐसा प्लांट बना पाते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो, फल भी ज़्यादा लगते हो और उनका टेस्ट और न्यूट्रिशन भी अच्छा हो। बहुत मेहनत लगती है बेटा इसमें, 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं, तब जाकर एक डिजायर्ड वैरायटी हमें मिलती है, डिजायर्ड कॉम्बिनेशन मिलता है हमें कैरेक्टर्स का। अब इतनी मेहनत से बेटा तुमने कंबाइन किए कैरेक्टर्स और फिर वो अगली ही जनरेशन में फिर से सेपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन होता है, मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन के समय। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय अगर हमने इतनी मेहनत से जो कैरेक्टर्स कंबाइन किए हैं अगर वो वापस सेपरेट हो जाएंगे तो तुम बताओ मुझे इतनी मेहनत करके क्या फायदा होगा? तो हाइब्रिड सीड्स हमें हर साल बनाने पड़ते हैं, बार बार, जिसकी वजह से हाइब्रिड सीड्स जो है उनकी जो कॉस्ट है फार्मर को वो बहुत महंगी पड़ती, बहुत ज्यादा महंगी। अब अगर फार्मर को कॉस्ट महंगी पड़ी है, अगर फार्मर को कॉस्ट महंगी पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो प्रोड्यूस बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, वो भी महंगा होगा। तो ओवरऑल सबको कंजम्पशन में नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम किसी तरीके से इन हाइब्रिड सीड्स के अंदर एपोमिक्सिस करा दें, अगर हम किसी तरीके से इन हाइब्रिड सीड्स के अंदर एपोमिक्सिस करा दें तो एक बार तो तुमने हाइब्रिड करा दिया लेकिन अगली बार के लिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी चीज के वो अपने आप पड़े पड़े ओव्यूल जो है डेवलप हो जा रहा है किसके अंदर, इट इज फॉर्मिंग अ सीड। ये तो पढ़ा हमने, देखो ये तो पढ़ा था कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो अच्छी बात है ना भाई। तुमने एक बार हाइब्रिड बना दिया और एक बार हाइब्रिड बनाने के बाद अब उसमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं लग रही है तुम्हें, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, बनाते जाओ एपोमिक्सिस से। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, इसीलिए एपोमिक्सिस करवाने वाले जो जीन्स हैं उनको हम एपोमिक्टिक जीन्स कहते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि हम उनको हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में अप्लाई कर सके और फिर हमारी हाइब्रिड सीड्स को हमें हर बार नहीं बनाना पड़ेगा। एक बार बड़ी मेहनत से जो हमने कैरेक्टर कंबाइन कर दिया वो वैसा ही रहेगा जैसा था। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। चलिए, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बेटा, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस का एप्लीकेशन इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। तो यहां तक ये हमने अपना चैप्टर 1 पढ़ लिया है, ठीक है। और अपने को ये तो पता ही है कि भाई जो सीड है दैट फॉर्म्स बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, बिना इसके तो हो ही नहीं पाता है कुछ, है ना। तो एग्रीकल्चर का बेसिस है, इसका स्टोरेज वगैरह भी हम कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन जैसे हम पॉलन का करते हैं, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक। सीड की भी अलग अलग बातें हैं, जैसे सीड किसी के बिल्कुल ड्राई होते हैं, किसी के थोड़े है ना नमी वाले होते हैं, किसी के अंदर सीड जो है वो उसकी वायबिलिटी अलग होती है, किसी की कम होती है ना, किसी की ज्यादा किसी की कम। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो सीड है वो अपना एडिबल हो, खाने लायक हो, सही है ना। जैसे जो अनाज है उसका सीड हम खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, या जो नट्स होते हैं उनके भी हम सीड खा लेते हैं, सही है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कैसे, जैसे लीची है फॉर एग्जाम्पल, अब लीची का कोई बीज खाता है क्या? देखा है तुमने खाते हुए, है ना। आम की गुठली कौन खाता है? नहीं खाता, सही है ना। तो सीड्स के बारे में ये सब बातें हैं जो अपनी बुक में भी मेंशन्ड है, तो आराम से एक बार रीड करो, ठीक है। कोई समस्या लगे तो बताओ। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे और उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, PYQs, अभी जो रिसेंट पास्ट में आए हुए हैं ना। टॉपिक तो क्या ही है, वी विल कवर अप क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, और पढ़ते रहो बेटा, टाइम अब कम रह गया है, एग्जाम्स आने वाले हैं सर पे, तो कीप लर्निंग, बढ़िया से पढ़ते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो बाय, टेक केयर।